आज की क्लास में हम फ्रिक्शन को समझेंगे। फ्रिक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फ्रिक्शन है क्या? यह है लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, और गति के नियम का दूसरा पार्ट है घर्षण, फ्रिक्शन। चूँकि गति के नियम में जो हमने पढ़ा वहाँ पे हमने घर्षण की बात नहीं की, तो हम देखते हैं कि कोई भी जब पिंड जब चलती है या कोई वस्तु जब चलती है तो उस पर फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, जो कि हमने गति के नियम में इसकी बात नहीं की, तो हम इसके लिए एक अलग सा चैप्टर घर्षण ही पढ़ेंगे, घर्षण को समझने के लिए। तो इसके पहले हमने गति के नियम में देखा कि हम जो भी हम सरफेस ले रहे थे, जो सतह हम ले रहे थे, वह बिल्कुल चिकनी थी। ठीक है ना, उस सतह को हम बिल्कुल चिकना मान रहे थे, क्योंकि हमने गति के नियम में पढ़ा भी फर्स्ट लॉ में कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि एक समान गति से वह चल रही है तो वह उसी वेग से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। मीन्स हम जो हमारी सतह थी उस सतह को हमने बिल्कुल चिकना माना था, तभी तो वस्तु एक समान वेग से उसी दिशा में उसी वेग से चलती रही है। ठीक, रुकी नहीं। तो यहाँ पे बात आएगी फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग फिर हम लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम को देखेंगे। तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि जो हमारी सतह थी उस सतह को हमने चिकना माना हुआ था। ठीक, ये जो हमारे पास सतह थी इस सतह को हमने माना था चिकना। यहाँ पे हमने कोई वस्तु रख दी थी और ये वस्तु उसी दिशा में गतिमान थी। मान लेते हैं कैपिटल M द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो कि चिकनी सतह पर रखी हुई थी, और ये वस्तु एक समान वेग से उसी दिशा में गतिमान थी। कब तक? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। मतलब हमने अपने सरफेस को बिल्कुल चिकना माना था, ठीक, और घर्षण विहीन माना था। हमने ये एज्यूम किया था कि ये घर्षण विहीन है। जब ये वस्तु इस सतह पर चल रही है तो इसमें घर्षण नहीं लग रहा है, हमने ऐसा माना था, ऐसा हमने एज्यूम किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे इस लॉज ऑफ मोशन में, गति के नियम में, वो है घर्षण। घर्षण को हम इंक्लूड करेंगे। अब इसमें घर्षण का फैक्टर भी आएगा। ठीक है, घर्षण गति के नियम में हम इसको घर्षण के फैक्टर के आधार पर देखेंगे कि घर्षण, जब लॉज ऑफ मोशन में जब घर्षण को इंक्लूड करेंगे तो फिर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूटन की गति के पहले नियम की। तो गति के पहले नियम से, है ना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, न्यूटन की गति के पहले नियम से, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी। मान लेते हैं कैपिटल M द्रव्यमान का कोई पिंड है, यह स्थिर है। ठीक है, इसकी गति की अवस्था क्या है? इसकी गति की अवस्था है कि यह रेस्ट पर है। ठीक है, यह विराम में है, रेस्ट पर है। ठीक, विराम में है। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी। अब मान लेते हैं ये कैपिटल M द्रव्यमान का एक दूसरा पिंड है जो कि गतिमान है उसी वेग से उसी दिशा में। उसी वेग से मतलब वेग क्या हो गया? इसका नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसी वेग से मतलब वेग बदल नहीं रहा है, वेग नियत हो गया। जब वेग नहीं बदल रहा तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन, और जब वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो त्वरण हो जाएगा 0। और इसकी गति की अवस्था क्या है? गति की अवस्था क्या है? ये मोशन में है, ये गति में है। ठीक है, इसकी गति की अवस्था ये है कि ये गति में है। तो न्यूटन सर ने कहा कि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहेगी, और न्यूटन के गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये जड़त्व के कारण भी होता है कि किसी वस्तु का, यदि कोई वस्तु विराम में है तो अपने जड़त्व के कारण वह अपनी विरामावस्था को नहीं छोड़ना चाहती, और यदि वह गति में है तो भी अपने जड़त्व के कारण वह अपनी गति की अवस्था को नहीं बदलना चाहती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक, तो ये तो वस्तु विराम में है, तो ये बात समझ आती है कि वस्तु विराम में ही रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल न लगाएं, तो ये तो गति कर नहीं सकती। लेकिन न्यूटन सर ने कहा था कि कोई वस्तु यदि गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगे। मतलब हम इस पर बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, मतलब बल जो है F एक्सटर्नल, बाह्य बल कितना है? 0। बाह्य बल हम नहीं लगा रहे हैं। फिर भी देख रहे हैं कि ये कोई पिंड है जो कि किसी सतह पर चल रही है, इसको हमने चला करके छोड़ दिया। जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, साइकिल जब हम सड़क पर चलाते हैं तो पैडल चलाते हैं, पैडल चला करके, और यदि पैडल को छोड़ दिया जाए तो हम देखते हैं कि साइकिल
साइकिल का वेग धीरे धीरे कम होता है और किसी पॉइंट पर जाकर वह रुक जाती है, जबकि यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है ना। हमने बाह्य बल तो नहीं लगाया, बाह्य बल तो हमने नहीं लगाया उसको रोकने के लिए, जबकि उसको उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या गति का नियम गलत हो जाएगा यहाँ पे? क्या न्यूटन का नियम गलत था? नहीं, न्यूटन का नियम यहाँ पे गलत नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल चिकनी सतह के लिए ऐसा था। ये ऐसा एज्यूम कर लिया जाए कि यदि कोई सतह बहुत चिकनी हो तो बहुत चिकनी सतह पर ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब कोई सतह चिकनी है ही नहीं तो उस पर घर्षण कार्य करता है, और घर्षण किधर कार्य करता है? गति की विपरीत दिशा में। ठीक, मान लेते हैं हमने इधर फोर्स लगाया, बल हमने इधर लगाया, इस पिंड को खिसकाने के लिए इधर बल लगाया, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल लग गया, फ्रिक्शन फोर्स लग गया, घर्षण बल लग गया। और जैसे ही वस्तु इधर चली तो चलते चलते क्या हुआ? चूंकि घर्षण किधर लग रहा है? उस गति की दिशा के विपरीत लग रहा है, तो घर्षण बल क्या करेगा? उस गति का विरोध करेगा। ठीक है, जिस मोशन से, जिस गति से यह पिंड आगे जा रही है उस गति का विरोध करेगा, और जब गति का विरोध होएगा तो गति के विरोध होने से गति धीरे धीरे कम होगी और अंत में पिंड जो है किसी अन्य बिंदु पर जाकर, ठीक है, उसी सरफेस में, उसी सतह पर किसी अन्य बिंदु पर जाकर वह विराम में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था न्यूटन की गति का पहला नियम घर्षण के आधार पर। ठीक है, तो यदि हम घर्षण को एज्यूम ना करें, घर्षण को यदि हम ये मान लें कि कोई जो हमारे पास सरफेस है, सतह है, वह घर्षण रहित है, उस पर घर्षण नहीं है, तो वह वस्तु उसी वेग से उसी दिशा में हमेशा गतिमान रहेगी। ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन यदि हम घर्षण को एज्यूम करें, यदि हमारी सतह चिकनी नहीं है और हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम जहाँ पर भी चलते हैं, या फिर कोई पिंड चलती है या बस चलती है, कारें चलती हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु जो हम अपनी आँखों से देखते हैं जो कि सतह पर चल रही होती है, तो वह घर्षण के कारण ही चल रही होती है। तो घर्षण तो लगेगा उस पर, तो घर्षण क्या करेगा? गति का विरोध करेगा, और किस गति का? आपेक्षिक गति का विरोध करेगा। आगे उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, फिर भी वस्तु कुछ दूरी तय करके रुक जा रही है। ये कैसा बल प्रेजेंट है? यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति विद्यमान है, एक इनविजिबल फोर्स विद्यमान है, जो कि एक अदृश्य शक्ति विद्यमान है पहले से, जो कि जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, ये अदृश्य बल है, अदृश्य शक्ति है जो हमको दिखाई नहीं देती, जो कि बाह्य बल भी नहीं है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल बाह्य बल 0 है, तो ये बाह्य बल भी नहीं है, और अदृश्य शक्ति जो हमको दिखाई नहीं देती और वस्तु पर स्वतः ही लगती है। ठीक है, वस्तु पर स्वतः ही लगती है, वस्तु की गति पर लगती है, वस्तु की गति को कम करने का प्रयास करती है, वस्तु की गति का विरोध करती है। तो ये था पहले नियम के अकॉर्डिंग, है ना। अब जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वह क्या कहता है? दूसरा नियम है F = ma। ठीक है, F = ma। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? F = ma। ठीक, लगाया गया बल क्या होगा? लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती। ठीक, और m तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, m क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से यदि उस वस्तु पर बल लगाएं तो बल लगाने से क्या होगा? उसमें त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, F अनुक्रमानुपाती a मीन्स यदि बल लगा रहे हैं तो किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होना चाहिए? उसमें त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। मीन्स वस्तु को जो है एक समान त्वरण से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम एक बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई सतह है, इस सतह पर एक m द्रव्यमान की वस्तु, या फिर ये कह सकते हो ये हमारे घर की एक अलमारी है, ये रखी हुई है। ठीक है, ये अलमारी है अपने घर की, ये रखी हुई है। अब इस अलमारी को हमें धक्का देना है। ठीक है ना, इस अलमारी को हमें धक्का देना है। अब मान लेते हैं इसको पहले हमने 5 न्यूटन के बल से धक्का दिया। ठीक, 5 न्यूटन के बल से हमने धक्का दिया, हमने एक ज़रा सा बल लगाया उस अलमारी पे, तो अलमारी क्या होगी? अलमारी हिलेगी भी नहीं वहाँ से, क्योंकि उसको 5 न्यूटन से अधिक का बल चाहिए, तो अलमारी हिल नहीं रही है। मीन्स हमने क्या किया? उसको 5 न्यूटन का बल तो लगाया हमने अलमारी को, तो अलमारी को वहाँ से चल पड़ना चाहिए, लेकिन अलमारी चल नहीं रही। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने उस पर बल लगाना स्टार्ट किया, वैसे उसके अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का बल लग गया। ठीक है, क्योंकि घर्षण का काम ही है, हम जितने न्यूटन का बल लगाएंगे
उसका एक दायरा होता है, ठीक है, कि वो इतने न्यूटन तक के बल को रोक सकती है और उससे अधिक का बल यदि हम लगाएंगे तो वह वस्तु फिर चलना प्रारंभ कर देगी। तो मान लेते हैं कि ये कोई अलमारी है जो कि 20 न्यूटन के बल से 20 न्यूटन का बल यदि हम इस पर लगाएं तो ये अलमारी मूव कर जाएगी, ये अलमारी गति कर जाएगी 20 न्यूटन के बल से। मतलब इससे कम के हम जितने भी बल लगाएंगे, 20 न्यूटन से कम के जितने भी बल लगाएंगे तो ये अलमारी मूव नहीं करेगी, बल्कि उसको उतना ही फोर्स उसके अपोजिट साइड उसको रिटर्न हो जाएगा। जैसे अब हम इसको 10 न्यूटन के बल से यदि हम इसको ढकेलना चाहें तो फिर ये मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसको 20 न्यूटन का बल चाहिए इसे गति मिलाने के लिए। तो फिर 10 न्यूटन का बल किधर लग जाएगा? फिर से विपरीत साइड, अपोजिट साइड, ठीक है, विपरीत दिशा में 10 न्यूटन का बल लग जाएगा। ये हमारा बल और ये घर्षण बल, ठीक है, ये हमारे द्वारा लगाया गया बल F और ये घर्षण बल है ना, फ्रिक्शन फोर्स, ये घर्षण बल है, जो कि घर्षण बल कैसा होगा? हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत होगा। फिर हमने 15 न्यूटन का बल लगाया, तो 15 न्यूटन का बल लगाने पर भी क्या हुआ? ये वस्तु मूव नहीं की, गति नहीं की, मीन्स फिर से इसने 15 न्यूटन का बल हमारी बल की विपरीत दिशा में इसने भेज दिया। फिर जैसे हमने 20 न्यूटन का बल इस पर लगाया, ठीक है, जैसे हमने 20 न्यूटन का बल इस पर लगाया तो ये वस्तु इस डायरेक्शन में गति करना प्रारंभ कर दी, ठीक है। फोर्स लगाने पे ये वस्तु क्या करना है? ये वस्तु चल पड़ी 20 न्यूटन का बल लगाने से, क्योंकि इसको 20 न्यूटन का बल चाहिए था। उसको उसकी स्थिति से हटाने के लिए या फिर उसको गति मिलाने के लिए 20 न्यूटन का बल चाहिए था। हमने 20 न्यूटन का बल उसे दे दिया, तो 20 न्यूटन के बल से वह वस्तु चल पड़ी, ठीक। अब वस्तु चल पड़ी 20 न्यूटन के बल से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी पिंड होता है, ठीक, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं या फिर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं या फिर छोटी मशीनें होती हैं जो कि भारी होती हैं, हम उसको धक्का देते हैं, लेकिन हम अकेले धक्का देते हैं, वो मूव नहीं करती। फिर 4-5 लोग मिलकर के धक्का देते हैं तो मूव कर जाती है। मीन्स उसका एक जड़त्व होता है, ठीक है ना, हर वस्तु में एक जड़त्व होता है, वह अपनी विराम अवस्था को छोड़ना नहीं चाहती, ठीक। पहला बात तो है जड़त्व, दूसरा कारण है घर्षण। पहला कारण है जड़त्व, कि कोई वस्तु है उसका जड़त्व होता है, अपने जड़त्व के कारण वह अपनी स्थिति को नहीं बदलना चाहती। और दूसरा कारण है घर्षण बल, हम बल लगा रहे होते हैं और हम जिस दिशा में बल लगा रहे होते हैं उसके विपरीत हमें एक घर्षण बल मिल जाता है, जिसके कारण वह वस्तु वहाँ से गति नहीं कर पाती। और जब उसके घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे स्थैतिक घर्षण, तो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से यदि हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु मूव करना प्रारंभ कर देती है। तो सेकंड नियम कहता है न्यूटन सर का कि बल लगाने से किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये अलमारी है हमारे पास, इस अलमारी का द्रव्यमान है, मान लेते हैं, हमने सपोज किया हमारे पास बहुत छोटी सी अलमारी है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, ठीक। अब इसको हम 10 न्यूटन के बल से धक्का दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम 10 न्यूटन के बल से धक्का दे रहे हैं। हमने देखा कि ये 20 न्यूटन के बल से ही चलेगी, 20 न्यूटन के बल से ही चलना प्रारंभ करेगी, इससे कम के बल में ये मूव नहीं करेगी, हिलेगी भी नहीं वहाँ से। 20 न्यूटन का बल इसको चाहिए है। तो चलो देखते हैं सेकेंड लॉ में बल कितना लगाया हमने? बल लगाया हमने 10 न्यूटन का, ठीक है। द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम इंटू ए, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा ना, 10/5 इक्वल ए, मतलब ए का मान कितना आ गया? 5 दूना 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाना चाहिए था? त्वरण उत्पन्न हो जाना चाहिए था, कितने का? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है ना। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से यहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो जाना चाहिए था। तो क्या त्वरण उत्पन्न हुआ? हमने देखा कि 10 न्यूटन के बल से तो ये हिलेगी भी नहीं, इसको तो 20 न्यूटन का बल चाहिए यहाँ से उसकी स्थिति से हटाने के लिए, उसको गति में लाने के लिए। तो 10 न्यूटन के बल से क्या हुआ? वस्तु वहीं पर है, जबकि न्यूटन सर के फार्मूले के हिसाब से उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाना चाहिए, मीन्स वस्तु गति में आ जाना चाहिए, और वह वस्तु गति में नहीं आ रही। वस्तु तो रेस्ट पर है ना, 10 न्यूटन के बल से वहीं पर है, रेस्ट पर है, जबकि उसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाना चाहिए, है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या गलत है? नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है ना। दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं,
बशर्ते हमने वहाँ पे घर्षण की बात नहीं की थी। ठीक, अब जब हम घर्षण की बात करेंगे तो ये मूव नहीं कर पा रही, ये वस्तु मूव नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल की वजह से ये मूव नहीं कर पा रही। अगर यही अलमारी अगर बिल्कुल चिकनी सतह पर रखी होती, ठीक है, बिल्कुल चिकनी सतह, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, अगर बिल्कुल चिकनी सतह पर रखी होती तो उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता। ठीक, तो जो न्यूटन के हमने गति के नियम पढ़े थे वो बिल्कुल स्मूथ वाली जगह के लिए थे, है ना, बिल्कुल चिकनी जगह के लिए थे। और यदि जगह पर फ्रिक्शन है, यदि सतह पर घर्षण है, तो फिर ये फार्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कार्य करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकेंड लॉ। ठीक, इतनी चीज़ समझ आई। अब देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है ना। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, गति के तृतीय नियम से, न्यूटन गति के तृतीय नियम से। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि कोई भी बल हो, ठीक है, या प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम क्रिया करते हैं तो उसी के बराबर हमें एक प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक, ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि, और दूसरा चीज़ ये कि कोई भी बल होगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, मीन्स क्रिया कब होगी? जब हम बल लगाएंगे। ठीक है, तो बल हमेशा जो है वह पेयर में लगता है, हमेशा जोड़े या युग्म में लगता है बल। ठीक, बल यदि लगाना है तो बल लगाने के लिए हमको एक पेयर चाहिए। ठीक, जैसे मुझे इस हथेली को पुश करना है तो मुझे क्या चाहिए? जोड़ा चाहिए इसके लिए। ठीक, मैं ऐसे हवा में किसी चीज़ को तो पुश नहीं कर सकता, तो मतलब बल के लिए युग्म चाहिए। तो कोई भी बल होगा वह हमेशा पेयर में लगेगा। इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है ए ब्लॉक और ये है बी ब्लॉक। ठीक, हमने 2 ब्लॉक ले लिए, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। अब यहाँ पे तृतीय नियम के हिसाब से हम इसको देखना है। तो यदि मैं ए ब्लॉक को इधर बल लगा के आगे की ओर बढ़ाऊँ, ठीक, ए ब्लॉक को मैं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ए ब्लॉक ऐसे खिसकना शुरू कर देगी इस डायरेक्शन पे, इस दिशा में ये खिसकना शुरू कर देगी। तो क्या होगा? जैसे ही ये ए ब्लॉक आगे की ओर खिसकेगी तो बी वाला ब्लॉक क्या है? इसके सापेक्ष ये पीछे जा रहा है। ठीक, जैसे मान लो कि हम ए ब्लॉक पर ऊपर बैठे हैं और बी ब्लॉक हमारे नीचे है। ठीक है, और हम ए ब्लॉक में आगे की ओर चल रहे हैं तो बी ब्लॉक हमें क्या होगा? पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देगा ना। जरा इस चीज़ को विचार करो कि यदि हम ए ब्लॉक पर बैठे हैं और आगे जा रहे हैं तो हमें बी ब्लॉक क्या होगा? हमें बी ब्लॉक पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा ना। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो घर्षण बल है, वह क्या करता है? आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। मीन्स जब ए ब्लॉक पर हम बैठे हैं, ए ब्लॉक आगे जा रहा है तो ए के सापेक्ष बी वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? पीछे। ए के सापेक्ष बी वाला ब्लॉक जा रहा है पीछे, तो ए वाला ब्लॉक क्या करेगा? बी को आगे की ओर लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो भी बोलेगा तू भी आई चल मेरे साथ। ए वाला ब्लॉक क्या बोलेगा बी को? कि तू भी मेरे साथ चल। तो ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक के पे घर्षण बल लगाएगा, है ना। ए वाला ब्लॉक लगाएगा बी वाले ब्लॉक पे। ठीक है, ए वाला ब्लॉक लगाएगा बी वाले ब्लॉक पे घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पे। ए वाला ब्लॉक क्या लगाएगा? बी वाले ब्लॉक पे घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो एक बल लगाएगा। ठीक, एक बल लगाएगा ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पे। ठीक, अब क्या होगा? अब बी वाला ब्लॉक, या घर्षण बल ही लिख दें इसको, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पर बल लगाएगा और बोलेगा तू भी मेरे साथ चल। अब क्या करें? अब यदि हम बी ब्लॉक पर बैठ जाएं, बी ब्लॉक कहाँ है? नीचे की ओर। ठीक, अब यदि हम बी ब्लॉक पर बैठ जाएं और ए ब्लॉक को देखें तो ए ब्लॉक क्या हो रहा है? आगे की ओर जा रहा है। अब हम बी पर बैठ जाएं, पहले हम ए पर बैठे थे
तो ए पर बैठे तो बी वाला पीछे जा रहा था, तो ए वाला ब्लॉक क्या क्या बोला, बी वाले ब्लॉक पर बल लगाया आगे की ओर। चूंकि ए वाला ब्लॉक मोशन में था, गति में था, तो उसने सोचा बी वाला भी मेरे साथ गति में आ जाए, तो ए वाले ने बी वाले पर बल लगा दिया। अब हम बी पर बैठ गए। अब बी वाला ब्लॉक क्या देख रहा है कि ए वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, और जब ए वाला ब्लॉक आगे जा रहा है तो वह क्या करेगा, क्योंकि बी तो वहीं पर है ना। अब बी के सापेक्ष क्या हो रहा है, ए आगे जा रहा है, तो वह क्या सोचेगा, वह ए को फोर्स लगाएगा कैसे, अपने डायरेक्शन पे, ठीक है। चूंकि वह आगे की ओर निकल रहा है ए वाला, तो वो सोचेगा वह पीछे की ओर आ जाए, तो वह बल कैसे लगाएगा, उस गति के विपरीत लगाएगा, ठीक है। तो बी वाला ब्लॉक क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पे, ठीक है। ए वाला बी वाला ब्लॉक क्या करेगा, ए वाले ब्लॉक पे इस दिशा में घर्षण बल लगाएगा, क्योंकि ए वाला ब्लॉक इस दिशा में जा रहा है। बात समझ रहे हो ना, ए वाला ब्लॉक इस दिशा में जा रहा है, तो अब ए वाला ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो बी वाला ब्लॉक क्या करेगा, उसको उसकी गति के विपरीत इस दिशा में ऐसे खींचेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगाएगा बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पे। तो यहाँ पे हम देखें तो हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो जो बल है ना, जो बल लगेगा घर्षण बल हमेशा जोड़े में लगेगा, पेयर में लगेगा हमेशा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो बल लगता है घर्षण बल वह हमेशा पेयर में लगता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। हमेशा किस में लगेगा, पेयर में ही लगेगा। तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीज़ जान लो, है ना। घर्षण के बारे में पहला क्या है ना। अब थोड़ा हम एक चीज़ देखते जाते हैं एक करके कि घर्षण है क्या। तो पहले लिखते हैं घर्षण एक संपर्क बल है, ठीक है। घर्षण है एक संपर्क बल, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल है मीन्स यदि मान लेते हैं कोई सतह है, इस सतह पर एम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है, कोई बॉडी रखी हुई है, तभी जब ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है ना, इसके संपर्क में रहेगा, तभी घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल कब लगेगा, जब कोई पिंड या बॉडी या वस्तु किसी सतह पर रखी हुई हो, ठीक है, या दोनों की सतह आपस में मिलें, ठीक, या दोनों उस पिंड के कोई पिंड किसी सतह पर रखी हो तभी घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण एक संपर्क बल है, बिना संपर्क में आए घर्षण नहीं हो सकता। यदि हम इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर हम इस माउस को लटका दें ऐसे एम द्रव्यमान को, ठीक है, एम द्रव्यमान की इस पिंड को हम ऐसे लटका दें, तो क्या घर्षण लगेगा, तब घर्षण नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि घर्षण के लिए इनके संपर्क तलों का मिलना बहुत आवश्यक है। जब तक इन दोनों के संपर्क तल आपस में मिलेंगे नहीं तब तक घर्षण होगा नहीं। दूसरा चीज, घर्षण एक विरोधी बल है, ठीक है। एक कैसा बल है, विरोधी बल है, विरोध करता है घर्षण बल, किसका, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो घर्षण एक संपर्क बल है, बिना संपर्क में आए तो घर्षण होगा नहीं, घर्षण बल लगेगा नहीं, संपर्क में आना जरूरी है। दूसरा, अब जैसे ही संपर्क में आया, जैसे ही कोई वस्तु संपर्क में आई, तो संपर्क में आने पर, जैसे ही संपर्क में आई तो क्या, जैसे संपर्क में आई तो संपर्क में आने पर घर्षण लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमने किसी बॉडी को, किसी वस्तु को हमने इस सतह पर रख दिया तो क्या घर्षण लगेगा, हाँ, तब यहाँ पर घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है नहीं लगेगा, ठीक है, घर्षण नहीं लगेगा। किसी भी वस्तु को केवल रख देने से घर्षण नहीं लगता, ठीक है। जैसे आपके टेबल के ऊपर पुस्तक रखी हुई है तो उस पर घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा, ठीक, कब कार्य करेगा घर्षण बल, जब हम उस पर बल लगाएंगे, जब उस वस्तु को वहाँ से खिसकाने की कोशिश करेंगे तभी घर्षण बल कार्य करेगा। मतलब घर्षण बल कब कार्य करता है, जब आपेक्षिक गति हो रही हो, आपेक्षिक गति समझ रहे हो ना। आपेक्षिक गति मीन्स जैसे सड़क के ऊपर कोई कार दौड़ रही है तो सड़क के सापेक्ष क्या हो रहा है, सड़क के सापेक्ष वह कार गति कर रही है, सड़क के सापेक्ष वह कार क्या कर रही है, गति कर रही है। कहाँ, आगे के डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो। जैसे ये सरफेस है, सड़क है मान लेते हैं, ठीक, इस सड़क में ये कार, ठीक, ये कार गति कर रही है, इस सड़क में ये कार आगे के डायरेक्शन में गति कर रही है। तो यदि सड़क से हम ऐसे देखें तो कार कहाँ जा रही है, आगे की ओर, तो सड़क के सापेक्ष कार में गति है। और यदि इस कार में बैठा हुआ व्यक्ति इस सड़क को देखे
तो सड़क कहाँ जा रहा है, सड़क जा रहा है पीछे की ओर। ठीक है, तुम कार में बैठे हो और कार में बैठे हो तो सड़क के सापेक्ष आप आगे जा रहे हो और आपके सापेक्ष सड़क कहाँ जा रही है, पीछे। तो ये हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करती है। ठीक है, जब आपेक्षिक गति होगी तो ही घर्षण बल कार्य करेगा। तो घर्षण बल कब कार्य करता है, जब आपेक्षिक गति हो रही होती है या आपेक्षिक गति होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्रवृत्ति क्या है, जैसे यहाँ पर कोई ये m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा हुआ है, अब मैंने इस पर बल लगाना शुरू किया, बल F लगाना मैंने शुरू किया, तो मान लेते हैं कि ये 15 न्यूटन के बल से ये अपनी स्थिति को छोड़ करके गति में आ सकती है। तो जब तक मैं 15 न्यूटन से कम का बल लगाऊंगा, 1 न्यूटन से लेकर के 14 न्यूटन तक का जब मैं बल लगाऊंगा, 1 से लेकर 14 न्यूटन तक का जब मैं बल लगाऊंगा, तो ये बल कहाँ ख़त्म हो जाएगा। जब मैं 1 न्यूटन का बल लगाया, वस्तु नहीं चल रही, 2 न्यूटन का बल लगाया, वस्तु नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में एक घर्षण बल तैयार हो जा रहा है। जैसे ही मैंने बल लगाना शुरू किया, वैसे ही मैं जिस दिशा में बल लगाना शुरू किया उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगना स्वतः ही तैयार हो गया। मतलब आपेक्षिक गति होने की जैसे ही मैंने प्रवृत्ति शुरू की कि आपेक्षिक गति में कराना चाहता हूँ, ठीक है, आपेक्षिक गति जैसे ही मैं कराना चाहता हूँ वैसे ही घर्षण बल आके बैठ गया। ठीक है, वैसे ही घर्षण बल आके बैठ गया और बोला कि मैं गति नहीं होने दूंगा, मैं इस गति का विरोध करूंगा। ठीक, लेकिन उसकी भी जिद है कि मैं इस गति का विरोध तो करूंगा, लेकिन मेरी भी कंडीशन है कि अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगा तो फिर मैं इसका विरोध नहीं कर पाऊंगा, फिर इस वस्तु को तो चलना ही पड़ेगा। ठीक, तो 1 से 14 न्यूटन तक का बल लगा, बल लगने से वस्तु नहीं चली। क्यों? क्योंकि इस वस्तु का एक जड़त्व भी है और दूसरी बात घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा और ये वस्तु वहाँ से खिसकेगी नहीं। जब हम 15 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ही वस्तु वहाँ से खिसक सकती है। तो घर्षण एक विरोधी बल भी है ना, विरोध करती है गति का, आपेक्षिक गति का विरोध करती है। और आपेक्षिक गति जैसे होने वाली होती है। ठीक है, आपेक्षिक गति या तो हो रही हो या आपेक्षिक गति होने वाली हो, और आपेक्षिक गति कब होगी, जब हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तभी गति हो सकती है। तो जैसे हम फोर्स लगाना शुरू करते हैं वैसे ही घर्षण बल आकर के बैठ जाता है, मौजूद होता है और उस वस्तु की विरामावस्था का विरोध करता है। ठीक है, विरामावस्था से गति की अवस्था में जाने का विरोध करता है और उस वस्तु को वहाँ से नहीं हटने देता। ठीक है, तो घर्षण एक विरोधी बल है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, कैसी गति करेगी, आपेक्षिक गति करेगी। तो घर्षण विरोधी बल तो है और गति का विरोध करती है। तो किस गति का विरोध करती है, हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करती है। ठीक है, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, आपेक्षिक गति करती है या आपेक्षिक गति करने का प्रयास करती है, तो घर्षण बल इस गति का विरोध करता है। ठीक है, कोई वस्तु है, जैसे ही एक वस्तु दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु की सतह पर गति करना चाहेगी या गति करने का प्रयास करेगी या गति कर रही होगी, तो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल उस गति का विरोध करता है। और ये विरोध कब तक चलता है, जब तक वस्तु रेस्ट पर नहीं आ जाती, जब तक वस्तु विराम में नहीं आ जाएगी तब तक घर्षण बल चलते ही रहेगा। ठीक, जैसे मैंने इस वस्तु पर बल लगाया, घर्षण बल लगना शुरू हुआ और जैसे ही मैंने इसके 15 न्यूटन से अधिक का बल लगा दिया तो वस्तु चलना शुरू कर दी, लेकिन तब भी घर्षण बल तो लगेगा ना, वस्तु गति में रहेगी तब भी तो घर्षण लगेगा। ठीक, तब भी घर्षण लगेगा और वस्तु, यदि मैं फिर फोर्स लगाना बंद कर दूं तो वस्तु चल के कुछ दूर तक रुक जाएगी। तो घर्षण एक विरोधी बल है। और घर्षण क्या है, एक और परिभाषा, घर्षण एक विरोधी बल है। ठीक है, दूसरा चीज, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है, ठीक, ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु मान लेते हैं कोई सतह है। ठीक है, इस सतह पर जैसे ही चलने का प्रयास करती है या चलती है तो इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करने लगता है। इनके संपर्क तलों के बीच, इसका संपर्क तल ये, इसका संपर्क तल ये, इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करने लगता है जो इनके बीच होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो इनके बीच जो आपेक्षिक गति होगी या होने वाली होगी उसका विरोध करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं।
ठीक है। और तीसरा चीज़, घर्षण हमेशा कहाँ लगता है? घर्षण हमेशा विरोध करता है, ठीक है, आपेक्षिक गति का। और ये समांतर लगता है सतह के समांतर लगेगा बिल्कुल, ठीक। जहाँ पे सतह है वहीं पर घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल सतह के समांतर लगता है। और जब संपर्क पृष्ठ आपस में मिलते हैं तभी घर्षण बल कार्य करता है। संपर्क पृष्ठ तलों के मध्य घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। अब इसके कारण देख लें कि घर्षण होता क्यों है, ठीक है। घर्षण होता क्यों है? ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हो घर्षण की। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो कि उनके बीच होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है, जिसे हम घर्षण या घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब इसके कारण देखें तो इसके दो कारण हैं, ठीक है। पहला है पुराना मत। घर्षण के दो कारण हैं, एक है पुराना मत और दूसरा है आधुनिक मत, ठीक। इन दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है घर्षण। इसको हम बोलते हैं ओल्ड व्यू और इसको बोलते हैं मॉडर्न व्यू, ठीक है। इस जो पुराना मत है इसका कारण है इंटरलॉकिंग, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरलॉकिंग क्या है? इंटरलॉकिंग को अपन बोलते हैं अंतर्ग्रंथन, ठीक है। इंटरलॉकिंग को अपन बोलते हैं अंतर्ग्रंथन। तो इसका कारण है इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉक हो जाना मीन्स ऐसे फंस जाना, ठीक है। इंटरलॉक होना मीन्स ऐसे फंस जाना, बिल्कुल इंटरलॉक हो जाना, ऐसे फंस जाना। तो पुराना मत है इंटरलॉकिंग, मतलब कहने का कि इस ब्रह्मांड में जितने भी तल हैं, जितने भी सतह है, तो पूर्णतः चिकनी कोई भी सतह नहीं है इस ब्रह्मांड में, ठीक। इस ब्रह्मांड में पूर्णतः चिकनी कोई भी सतह नहीं है। हमें जो इसे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, ये हमें कैसा दिख रहा है? छूने पर भी, देखने पर भी बिल्कुल चिकना दिख रहा है। तो आप जिस सतह को बहुत ज़्यादा चिकना मानते हो, आप ये एज्यूम करते हो, ठीक है, ये एज्यूम करते हो आप कि इससे ज़्यादा चिकना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस चिकनी सतह को भी यदि हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप कैमरे से देखा जाए, ठीक है, जिस कैमरे की पावर बहुत अधिक है, उस माइक्रोस्कोप के कैमरे से भी देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा चिकना तल है वह हमेशा कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक, कुछ ऐसे दिखाई देता है हमें, ठीक। बहुत ज़्यादा चिकनी सतह जिसको आप मान रहे हो वह कुछ यूँ दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा चिकनी सतह हमें ऐसे अप एंड डाउन के रूप में दिखाई देता है, उतार चढ़ाव के रूप में दिखाई देता है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ए हो गया, दो ब्लॉक हैं, ए और बी, या दो वस्तु हैं, ठीक है, ए और बी। तो बी वाली वस्तु जिसको हमने बहुत चिकना माना, उसकी सतह जो है वह कुछ ऐसी खुरदरी है। और ए वाले सतह को जब हमने देखा माइक्रोस्कोप से, हाई रिजोल्यूशन वाले, तो उसकी सतह भी कुछ हमें ऐसी दिखी, ठीक है, कुछ ऐसी दिखी हमें, ठीक, ऐसे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक कैविटी बन रहा है ना, ऐसे यहाँ पे एक कैविटी बन रहा है। कैविटी मीन्स होता है गड्ढा। तो यहाँ पे एक गड्ढा बन रहा है। तो अब जैसे ही इस ए सतह को, ए वाले ब्लॉक को हम क्या करेंगे? ए वाली वस्तु को ऐसे खिसकाएंगे बी वाले पे। तो जैसे ही इस ए वाले को हम खिसकाएंगे ऐसे आगे बी वाले पे, तो देखो ये पहले इस चढ़ाव को चढ़ेगा, ठीक है, फिर उतार आएगा, फिर चढ़ाव को चढ़ेगा, फिर उतार आएगा, फिर चढ़ाव को चढ़ेगा, ऐसे मतलब फंसता जाएगा, इंटरलॉक होता जाएगा। और जैसे ही गड्ढे में जाएगा फिर उसको ऊपर आने के लिए बल की आवश्यकता होगी ना। जिस प्रकार से हम कभी गड्ढों में साइकिल का पहिया हमारा फंस जाता है, तो उसको ऊपर लाने के लिए, मोटरसाइकिल का पहिया फंस जाता है, उसको ऊपर लाने के लिए उस गड्ढे से हमको अधिक बल की आवश्यकता होती है। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पर भी इस
को ऊपर लाने के लिए हमको अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, अंततः हमें बल लगा करके इसको खींचना पड़ता है, ठीक है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है। इसलिए हम ए वाले ब्लॉक को जब हम खिसकाएंगे तो हमें बल लगाना पड़ता है। और कितना बल लगाना पड़ता है इस इंटरलॉक को हमें तोड़ने के लिए, ठीक, चूँकि इंटरलॉक है, इसको तोड़ने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। तभी वस्तु जो ए है वह बी पर चलती है, ठीक। जो बहुत ज़्यादा चिकनी सतह है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको आप बहुत ज़्यादा चिकना मानते हो, उसकी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, कि वह भी ऐसे हमें अप एंड डाउन के रूप में दिखाई देता है। उसकी सतह, उसकी ऊपरी सतह हमें ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। तो इस कारण से जो है ये फंस जाते हैं और हमको बल लगा करके खींचना पड़ता है। बिना बल लगाए हम इस लॉक को नहीं तोड़ सकते, ठीक। पहला कारण ये है घर्षण का कि इंटरलॉक हो जाती है ना, दो सतहें, ठीक है, दोनों वस्तुओं की सतहें जो हैं इंटरलॉक हो जाती हैं। उस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। हमें बल लगाना पड़ता है तभी वस्तु आगे बढ़ती है। दूसरा है आधुनिक मत, मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू कहता है क्या, यह है आणविक अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, आधुनिक मत जो कहता है वह कहता है इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न है, ये जो मत है आधुनिक मत, उसमें ये कहता है कि जब दो सतहें आपस में मिलती हैं तो उनके अणुओं के बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उनके अणुओं के बीच अट्रैक्शन होता है। जैसे ए सतह बी सतह से मिल रही है तो जहाँ तक ये मिलेगी इनके अणुओं के बीच जो होगा आकर्षण होता है। तो यदि हम इस ए ब्लॉक को इधर फोर्स लगा करके खींचना चाहें, ठीक है, तो बी वाला ब्लॉक क्या करेगा, दोनों अणुओं के मध्य आकर्षण है, बी वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक की सतह पर जो अणु उपस्थित हैं और ए वाले ब्लॉक की सतह पर जो अणु उपस्थित हैं, वे दोनों कैसे हैं, आकर्षित हैं एक दूसरे से, वे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही हम ए ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो आकर्षण के कारण वे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, वह सतह जो है आगे नहीं बढ़ना चाहती, चूँकि आकर्षण होता है अणुओं में। और इस आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उस आकर्षण बल से अधिक का बल जब हम लगाते हैं तो वह ब्लॉक जो है ए आगे की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध और इस आकर्षण बल से अधिक जब हम बल लगाते हैं तभी ये वस्तु ये जो है आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये आधुनिक मत है कि जो वस्तु चलती है तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण होता है और इस आकर्षण बल के कारण ही वस्तु जो है आगे, इस आकर्षण बल के कारण ही वस्तु को आगे चलाने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह है आधुनिक मत जो कि मान्य है और ये पुराना मत था जो कि अंतर्बंधन पर आधारित था, इंटरलॉकिंग पर आधारित था। तो आज हमने सीखा कि घर्षण है क्या, ठीक है, घर्षण के गुण कौन कौन से हैं, घर्षण कैसा बल है, ठीक है, संपर्क बल है, विरोधी बल है और ये हमेशा गति का विरोध करती है, आपेक्षिक गति का, या आपेक्षिक गति जब होने वाली होती है तो उस गति का विरोध करती है। यदि हम किसी वस्तु को ऐसे केवल किसी सतह पर रख देते हैं तो केवल रखने मात्र से घर्षण बल उत्पन्न नहीं होता, जबकि उस पर बल लगाया जाता है तो ही घर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और घर्षण बल हमने देखा पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम पर आधारित, तीनों नियम को हमने आधार बना करके घर्षण को समझने की हमने कोशिश करी आज की क्लास में। और हमने ये देखा कि कोई भी बल हो ब्रह्मांड में वह हमेशा पेयर में लगता है, इसलिए घर्षण बल भी हमेशा पेयर या युग्म या जोड़ी में लगेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि घर्षण का कारण क्या है, ठीक। कल की क्लास में हम देखेंगे स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण को कल हम डीपली स्टडी करेंगे। धन्यवाद।